हेलो स्टूडेंट्स। जो अपना फर्स्ट चैप्टर है लाइफ प्रोसेस, जो कि हमारे फर्स्ट टर्म एग्जाम में आने वाला है बायो का, वो हमने कंप्लीट कर लिया था। एक एक टॉपिक हमने पूरा डिटेल में कवर अप कर लिया उसका। और अभी हमें जो उसके एमसीक्यू है वो सोल्व करने हैं। उस चैप्टर से रिलेटेड कैसे कैसे किस किस टाइप के एमसीक्यू बन सकते हैं वो हम अपनी क्लास में डिस्कस करने वाले। तो स्पेशल एमसीक्यू पे 3 से 4 क्लासेज होंगी। डेली आपको जो एक्सपेक्टेड एमसीक्यू है वो सोल्व करवाए जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डाइजेस्टिव एंजाइम। यहाँ पे क्या बोला है कि डाइजेस्टिव एंजाइम कौन सा नहीं है कंटेंट इन पैनक्रेटिक जूस। पैनक्रेटिक जूस कंटेन करता है लेकिन वो डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है। वो हमें यहाँ पे बताना है। तो हमें पता है कि भाई लाइपेज है, वो भी क्या है, डाइजेस्टिव एंजाइम है। और ट्रिप्सिन है, वो भी क्या है, डाइजेस्टिव एंजाइम है। तो हमारे दो ऑप्शन फर्स्ट और फोर्थ, ये दोनों तो जिसमें भी, जैसे कि इसमें क्या है, फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है तो ये ऑप्शन सही नहीं होगा। इसमें फोर्थ दे रखा है तो ये भी सही नहीं होगा। और इसमें भी क्या है, फर्स्ट दे रखा है, क्योंकि लाइपेज और ट्रिप्सिन ये दोनों हमारे क्या है, डाइजेस्टिव एंजाइम है। डाइजेशन में ये हेल्प करते हैं। लेकिन HCl और म्यूकस, ये दोनों डाइजेशन में हेल्प तो करते हैं। जैसे कि HCl है, हाइड्रोक्लोरिक क्लोरिक एसिड, ये क्या करेगा कि भाई स्टमक में जब प्रोटीन का डाइजेशन होता है वहां पे हेल्प करता है। म्यूकस वो HCl से स्टमक लाइनिंग को बचाता है, प्रोटेक्ट करता है। लेकिन ये दोनों मतलब हेल्पफुल तो है, लेकिन दोनों के दोनों क्या नहीं है, एंजाइम नहीं है। तो यहाँ पे जो हमारा थर्ड ऑप्शन है, सेकंड एंड थर्ड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड म्यूकस, ये दोनों क्या नहीं है, ये दोनों एंजाइम नहीं है, डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है। इसके हर एक के क्वेश्चन का आंसर और एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे दे रखी है। ये देखो आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड और थर्ड। ये देखिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड म्यूकस, ये सेकंड और थर्ड हमारा आंसर हो गया। क्या बता रहा है, द लाइपेज एंड ट्रिप्सिन आर प्रेजेंट इन द पैनक्रेटिक जूस। पैनक्रेटिक जूस के अंदर क्या प्रेजेंट है, हमारे ट्रिप्सिन एंड लाइपेज दोनों ही प्रेजेंट है, जो कि किसका ब्रेक डाउन कर रहे हैं यहाँ पे, एमल्सिफाइड फैट, जो फैट है उसका, और दूसरा प्रोटीन का। प्रोटीन एंड फैट का डाइजेशन हो रहा है, उसमें ट्रिप्सिन एंड लाइपेज है, और दोनों ही एंजाइम यहाँ पे हेल्प कर रहे हैं। तो बचा कौन सा, HCl और म्यूकस, ये दोनों डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है। हर एक क्वेश्चन का आंसर अवेलेबल करवा रखा है, हर एक क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन दे रखी है, बस आपको थोड़ा ध्यान से समझना है। जब आप पेपर में भी करते हो तो उस टाइम पे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो। कभी जैसे कि यहाँ पे था कि नोट आ एंजाइम, आप उस चीज को ध्यान ना दो कि नोट लिखा हुआ है और डायरेक्ट आप ट्रिप्सिन और पेप्सिन कर दो, या ट्रिप्सिन और लाइपेज वाला जो ऑप्शन है इसको कर दो। तो बहुत ही ध्यान से करना है MCQ, क्योंकि यहाँ पे एक सिली मिस्टेक भी हमारा क्वेश्चन गलत कर सकती है। फिर है हमारा सेकंड क्वेश्चन, द एंजाइम पेप्सिन एंड द ट्रिप्सिन आर सीक्रेटेड रेस्पेक्टिवली बाय। जो पेप्सिन और ट्रिप्सिन है, इसको कौन सीक्रेट करता है, कहाँ पे ये दोनों एंजाइम सीक्रेट होते हैं। तो ये दोनों एंजाइम कहाँ पे सीक्रेट होंगे, स्टमक एंड पेनक्रियाज में। कहाँ पे, स्टमक और पेनक्रियाज में ट्रिप्सिन एंड पेप्सिन एंजाइम है वो सीक्रेट होते हैं। हमें पता है स्टमक के अंदर पेप्सिन एंजाइम है, वो सीक्रेट होता है, जो कि प्रोटीन का जो डाइजेशन है उसमें हेल्प करता है। और पेनक्रियाज है वो किसका, ट्रिप्सिन को रिलीज करते, ट्रिप्सिन एंजाइम रिलीज करती, प्रोड्यूस करती है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके वहां पे प्रोटीन का ब्रेक डाउन करता है। पेप्सिन है वो स्टमक में प्रोटीन का डाइजेशन करेगा, एंड जो ट्रिप्सिन है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जो प्रोटीन है उसका डाइजेशन करेगा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या है, एंजाइम पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन आर सीक्रेटेड रेस्पेक्टिवली बाय, कहाँ पे सीक्रेट होते हैं ये बताना है। तो स्टमक एंड पेनक्रियाज में पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन दोनों सीक्रेट होते हैं। और ये यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड कर रखी है कि स्टमक है वो सीक्रेट करेगा पेप्सिन, एंड पेनक्रियाज है वो सीक्रेट करेगा ट्रिप्सिन, और दोनों ही किसकी हेल्प करेंगे, जो प्रोटीन है उसके ब्रेकडाउन में हेल्प करेंगे।
फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, among the following choose the correct option which include the organism that have holozoic mode of nutrition। holozoic mode of nutrition हमने पूरा डिटेल में पढ़ा है, अमीबा के अंदर हमने पूरी डिटेल इसकी पढ़ी है। तो पहले हम अपने ऑप्शन से देख लेते हैं। हमें पता है कि प्लाज्मोडियम में होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन नहीं होता, तो प्लाज्मोडियम और जो पैरासाइट है इसमें भी पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन था। ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत, और यहाँ भी क्या दे रखा है, प्लाज्मोडियम दे रखा है, तो प्लाज्मोडियम में भी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन नहीं होता। तो ऑप्शन ए भी गलत, ऑप्शन सी भी गलत एंड ऑप्शन डी भी गलत। बच कौन सा गया हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी, पैराकीट एंड द अमीबा। पैराकीट और अमीबा दोनों में ही होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। ये देखिए आगे पूरा डिटेल दे रखी है। जो आंसर हो जाएगा पैराकीट एंड अमीबा। होलोजोइक न्यूट्रिशन इन्वॉल्व कर रहा है क्या, इंजेक्शन ऑफ ऑर्गेनिक फूड पार्टिकल्स, डायरेक्ट फूड पार्टिकल्स असिमुलेट होंगे और फिर उनके एनर्जी के लिए पूरी बॉडी में सप्लाई। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पूरा डिटेल में पढ़ा रखा है, जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिए और वहां पे न्यूट्रिशन इन अमीबा मिलेगा, वो पूरी डिटेल में आप पढ़ सकते हो। और मेरे हिसाब से आपने अभी तक ये टॉपिक कवर भी कर लिया होगा, तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड इन द ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन्वॉल्व। जो रॉ मटेरियल हमें चाहिए किसके लिए, ऑटोट्रोपिक, जो ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद बनाते हैं उनके न्यूट्रिशन के लिए, मतलब फोटोसिंथेसिस के लिए। सीधी सीधी बात है कि फोटोसिंथेसिस, ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या रॉ मटेरियल हमें चाहिए। तो हमें पता है कि भाई फोटोसिंथेसिस के लिए हमें कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर दोनों की जरूरत पड़ती है, क्लोरोफिल की भी जरूरत पड़ती है और सनलाइट की भी जरूरत पड़ती है, लेकिन नाइट्रोजन का कोई काम नहीं होता हमारे पास। नाइट्रोजन का हमें ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में कोई भी जरूरत नहीं है इसकी। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। क्योंकि हमें किस किस चीज की जरूरत है, हमें जरूरत है कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत है, इसके अलावा हमें क्लोरोफिल की जरूरत होती है और सनलाइट की जरूरत होती है। तो जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि देखो इसमें थर्ड ऑप्शन दे रखा है नाइट्रोजन नहीं चाहिए, इसमें सिर्फ फर्स्ट और सेकंड दे दिया, लेकिन सनलाइट की भी जरूरत पड़ती है, तो ये भी हमारा गलत हो गया। एंड इसमें क्या दे दिया, थर्ड दे दिया, जो लास्ट वाला है डी ऑप्शन है हमारा, इसमें हमारे पास थर्ड, ये फिर से नाइट्रोजन का बोल दिया, तो ये भी गलत हो जाएगा। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल एंड सनलाइट। ये तीनों ऑप्शन किसमें, ऑप्शन नंबर सी में प्रोवाइड किए गए हैं। तो जो ऑप्शन नंबर सी है ये हमारा राइट आंसर होगा। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे रखी है, ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू प्रोड्यूस स्टार्च। क्या प्रोड्यूस करेगा, स्टार्च। देखो हमने पढ़ा था कि भाई जो फोटोसिंथेसिस होती है उसमें हमें ग्लूकोज, जो एंड प्रोडक्ट होता है हमारा वो ग्लूकोज बनता है। लेकिन हमने एक चीज और डिस्कस की थी कि जब बहुत सारे ग्लूकोज की यूनिट्स है वो एक साथ जुड़ जाती है, बाइंड अप हो जाती है, तो किसकी फॉर्मेशन कर लेती है, स्टार्च की। तो कई बार जैसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भाई जो एंड प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस का या ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का, उसमें किसकी फॉर्मेशन हो रही है, वहां पे ग्लूकोज की बजाय अगर स्टार्च दे दिया तो स्टार्च राइट आंसर होगा। मान लो ऑप्शन दे दिया हमारे पास फैट, प्रोटीन, साल्ट, स्टार्च, तो उसमें जो स्टार्च है वो हमारा राइट आंसर होगा। जो कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज क्या कार्बोहाइड्रेट है, स्टार्च क्या है कार्बोहाइड्रेट, तो क्या फॉर्मेशन हो रही है एंड प्रोडक्ट में, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट किसी भी फॉर्म में हो सकता है, वो स्टार्च के फॉर्म में भी हो सकता है, ग्लूकोज की फॉर्म में भी हो सकता है, फ्रक्टोज की फॉर्म में भी हो सकता है। तो ये चीज ध्यान में रखना कि स्टार्च की कौन सी यूनिट यहाँ पे दे रखी है। कभी आप लोग फैट प्रोटीन के ऊपर टिक करके आ जाओ, ऐसा नहीं करना है, कार्बोहाइड्रेटिक यूनिट देखनी है हमें वहां पे। तो ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में इन्वॉल्वमेंट है किस किसका, सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। लास्ट में एंड प्रोडक्ट बनेगा वो कार्बोहाइड्रेटिक प्रोडक्ट होगा, चाहे वो स्टार हो चाहे वो ग्लूकोज हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंजाइम कंटेंट इन पैनक्रियाटिक जूस हेल्प इन डाइजेशन।
कौन से जो जो एंजाइम्स रिलीज होते हैं पैनक्रेटिक जूस में, वो किस किस का डाइजेशन करते हैं। तो पैनक्रेटिक जूस जो एंजाइम्स रिलीज करता है, अमाइलेज, ट्रिप्सिन, पेप्सिन, ठीक है, ये एंजाइम्स रिलीज करेगा। ये क्या करेंगे, ये प्रोटीन का भी डाइजेशन करते हैं, ये फैट का भी डाइजेशन करते हैं, और कार्बोहाइड्रेट, अमाइलेज है वो कार्बोहाइड्रेट का करेगा। ट्रिप्सिन जो है वो जो फैट है उसके अमल्सीफाई फैट है उसको अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करने का काम करता है। प्रोटीन है वो किसका काम करेगा यहाँ पे, सॉरी, पेप्सिन है और ट्रिप्सिन जो प्रोटीन है उसके डिकम्पोजिशन में, उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे रखी है, प्रोटीन कंटेन ऑल काइंड ऑफ, पैनक्रियाज कंटेन ऑल काइंड ऑफ एंजाइम, सॉरी, दैट डाइजेस्ट प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट्स। हर टाइप के एंजाइम्स है वो रिलीज करेगा पैनक्रियाटिक जूस, और उसमें जो एंजाइम्स है वो प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट तीनों का डाइजेशन करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, which of following help in the protecting the inner lining of stomach from the harmful effect of हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जो लाइनिंग होती है स्टमक की, इनर लाइनिंग, उनको HCl से कौन बचाता है। जो HCl है वो तो हमारे लिए हार्मफुल है भाई, एसिड है वो तो किसी भी चीज को खराब कर सकता है, मतलब डैमेज कर सकता है। तो और हमें ये भी पता है कि भाई HCl रिलीज होना भी जरूरी है, HCl रिलीज होगा तभी स्टमक में प्रोटीन का डाइजेशन होगा, ये हमने डिटेल में पढ़ रखा है। तो ऐसी क्या चीज होती है स्टमक के अंदर जो कि HCl से जो इनर लाइनिंग है स्टमक की उसको प्रोटेक्ट करती है, तो वो होता है म्यूकस। म्यूकस एक विस्कस फ्लूइड है जो कि स्टमक के अंदर रिलीज होगा, पैनक्रेटिक जूस भी रिलीज करता है इसको कुछ हद तक, कुछ अमाउंट में। तो ये म्यूकस है, यही क्या करता है, जो इनर लाइनिंग है स्टमक की उसको प्रोटेक्ट करता है HCl से। ये देखिए, mucus is a viscous secretion that protect the inner lining of the stomach from the action of HCl। म्यूकस है वो प्रोटेक्ट करेगा, इनर लाइनिंग है स्टमक की उनको किससे, HCl से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समटाइम वी गेट पेनफुल क्रैम्प्स in our leg muscles after the running for a long time due to the accumulation of। आप लोग रेस लगा लेते हो तो फर्स्ट सेकंड डे जब होता है, जब स्टार्ट करते हो रेस लगाना, उस टाइम पे क्या होगा कि जो लेग्स है, पैरों में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, क्रैम्प्स स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये क्यों होता है, पेनफुल क्रैम्प्स क्यों हो रहे हैं हमें, तो ये होता है लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन की वजह से। ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होगी बॉडी के अंदर, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है, और उसकी वजह से क्रैम्प्स, पेनफुल क्रैम्प्स है, ये स्टार्ट हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर होगा कि लैक्टिक एसिड की वजह से पेनफुल क्रैम्प्स स्टार्ट होते हैं। ये देखिए यहाँ पे दे रखा है, द बिल्डअप ऑफ लैक्टिक एसिड इन आवर मसल्स व्हाइल रनिंग कोज क्रैम्प्स। जब ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी और लैक्टिक एसिड मसल की फॉर्मेशन हो जाती है मसल्स में, जिसकी वजह से क्रैम्प्स स्टार्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द वेन विच ब्रिंग क्लीन ब्लड फ्रॉम द लंग्स इनटू द हार्ट इज नोन एज। एक ऐसी वेन है जो कि क्लीन ब्लड, प्योर ब्लड है वो लेकर आती है, कहाँ से, लंग से लेके आएगी, किसके पास, हार्ट के पास लेके आएगी, उस वेन को हम क्या बोलते हैं। हमने एक एक्सेप्शन पढ़ा था जब सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा उस टाइम पे, कि भाई एक यहाँ पे हमारे पास एक एक्सेप्शन ये है कि जो लंग्स के पास प्योर ब्लड है उसको कौन लेके आएगी, वेन लेके आएगी। और कौन सी वेन होती है, वो होती है पल्मनरी वेन। बाकी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है वेन, लेकिन लंग्स से जो ब्लड लेके आएगी वो प्योर ब्लड वेन लेके आएगी, और उस वेन को हम क्या बोलते हैं, पल्मनरी वेन। ये एक एक्सेप्शन था, और यहाँ से क्वेश्चन जरूर पुट होता है कहीं ना कहीं, चाहे तो पल्मनरी आर्टरी का पूछ ले, चाहे पल्मनरी वेन का पूछ ले कि भाई इम्प्योर ब्लड है वो हार्ट से लंग्स के पास कौन लेके जाएगा, वो पल्मनरी आर्टरी होगी, और पल्मनरी वेन है वो
प्योर ब्लड को लेके आएगी कहाँ, लंग से हार्ट के पास लेके आएगी। ये देखिए एक्सप्लेन कर रखा है। द पल्मनरी वेन द pulmonary vein is responsible for bringing oxygenated and pure blood into the heart। pulmonary vein है वो प्योर ब्लड को हार्ट के पास लेके आते हैं लंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मूवमेंट ऑफ सिंथेसाइज्ड प्रोडक्ट फ्रॉम द लीव्स टू द रूट एंड द अदर पार्ट ऑफ प्लांट बॉडी टेक प्लेस थ्रू द phloem। दिस इज प्रोसेस इज नोन एज, देखो फूड सिंथेसाइज कहाँ होता है प्लांट्स के अंदर, लीव्स के अंदर, लेकिन वो फूड रूट को भी चाहिए, बाकी जो नॉन ग्रीन पार्ट है प्लांट का उसको भी चाहिए। तो एक प्रोसेस के थ्रू फिलोएम है वो फूड की सप्लाई करता है, और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जहाँ पे फूड को ट्रांसफर किया जा रहा है, जिस प्रोसेस से फूड को ट्रांसफर किया जा रहा है थ्रू द फिलोएम, उस प्रोसेस का नाम पूछा गया है यहाँ पे। तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन प्रोसेस है, इसमें फूड को ट्रांसफर किया जाता है प्लांट के हर एक पार्ट तक, चाहे फिर वो रूट हो चाहे फिर कोई भी नॉन ग्रीन पार्ट है प्लांट का उसके पास। हमें पता है कि भाई ट्रांसपिरेशन में तो क्या है, वाटर इवोपरेट होता है, ट्रांसपोर्टेशन में क्या है, चाहे वाटर है, मिनरल्स है, फूड है, सबका ट्रांसफर किया है, तो ट्रांसपोर्टेशन। और एक्सक्रीशन में, एक्सक्रीशन एक प्रोसेस, बायोलॉजिकल प्रोसेस थी जिसमें वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकाल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ फूड की सप्लाई का पूछा है हमें, तो कि भाई फूड की सप्लाई और रूट तक पहुंचाने लीव्स से लेकर, तो कौन सी प्रोसेस हो जाएगी, ट्रांसलोकेशन प्रोसेस हो जाएगी। ये तीनों के तीनों ऑप्शन हमारे गलत है, सही ऑप्शन क्या है हमारा, ट्रांसलोकेशन। ये देखिए द ट्रांसफर ऑफ सोल्यूबल प्रोडक्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस थ्रू ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट बाय स्पेसलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड फिलोएम इज ट्रांसलोकेशन। एक सोल्यूबल प्रोडक्ट जो बन चुका फोटोसिंथेसिस में वो पूरी प्लांट बॉडी के पास पहुंचाना है फिलोएम के थ्रू, और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन प्रोसेस हम इसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सोलवेंट पार्टिकल। किसका बोला, सोलवेंट पार्टिकल्स का, फ्रॉम द रीजन ऑफ लेस सोल्यूट कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज नोन एज। सोलवेंट की जो पार्टिकल्स हैं उनकी उनका मूवमेंट होना है कहाँ से, लेस कंसंट्रेटेड जो सोल्यूट रीजन है उससे लेकर हाई कंसंट्रेटेड तक, ठीक है, थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो हमें पता है कि भाई सोलवेंट का ये सोलवेंट है वो क्या है, सोलवेंट है वो लिक्विड पार्टिकल्स में मिलेगा, हमें लिक्विड सॉल्यूशन में मिलेगा। तो सोलवेंट है वो लिक्विड कंसंट्रेशन में मिल रहा है और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू वो पास हो रहा है, तो ये कौन सी प्रोसेस क्वेरी करेगा, ओस्मोसिस। ओस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू जो सोलेंट पार्टिकल्स है वो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन उनकी मूवमेंट होगी। ये देखिए द डिफ्यूजन ऑफ सोलवेंट पार्टिकल फ्रॉम द रीजन ऑफ लेस कंसंट्रेशन टू द हाई कंसंट्रेशन थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ओस्मोसिस। सोलवेंट का लो टू हाई हो रहा है थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे ओस्मोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच अमंग ऑफ फॉलोइंग प्रोसीजर इज यूज्ड फॉर क्लीनिंग द ब्लड ऑफ ए पर्सन बाय सेपरेटिंग द वेस्ट सब्सटेंस फ्रॉम इट। कौन से प्रोसीजर का हम यूज करते हैं जब किसी इंसान की किडनी फेल हो जाए, किडनी वर्क नहीं कर रही प्रॉपरली, लेकिन हमें उसका ब्लड है उसको उसके अंदर से जो वेस्ट है उसको बाहर निकालना है, ब्लड को प्योर करना है। तो ये कौन सी प्रोसेस होगी, डायलिसिस। डायलिसिस है, उसके थ्रू हम क्या करते हैं कि भाई ब्लड को फिल्टर आउट करते हैं, जो पूरा का पूरा प्रोसीजर है उसको फॉलो करके कि भाई बाहर ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर है उसमें से ब्लड को फ्लो करवाया जाएगा, और फिर उसमें जो वेस्ट प्रोडक्ट था उसको बाहर निकाल लेंगे और जो प्योर ब्लड उसको दोबारा से बॉडी में इंसर्ट कर देंगे। तो कौन सा प्रोसीजर फॉलो होगा यहाँ पे, डायलिसिस। डायलिसिस में जो एक कोई भी एक आदमी है जिसकी किडनी प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही, उसका ब्लड है उसको बाहर निकाला जाता है और फिर उसको प्योर किया जाता है, वेस्ट प्रोडक्ट है उसको एक साइड में सेपरेट कर लिया जाता है, प्योर ब्लड है उसको दोबारा से इंसर्ट कर दिया जाता है। तो वो डायलिसिस की प्रोसेस थी। Dialysis is the procedure of detoxifying the blood by isolating the waste and unwanted constituents in it.
जो डायलिसिस है वो एक प्रोसेस है जिसमें जो ब्लड है उसको डिटॉक्सिफाई किया जाता है, उसके अंदर जो वेस्ट सब्सटेंस है उसको बाहर निकाल दिया जाए, या अनवांटेड सब्सटेंस है उनको बाहर निकाल दिया जाता है। नेक्स्ट है एक्सक्रीटरी यूनिट ऑफ द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की यूनिट पूछी है, किडनी की यूनिट पूछी है, यहाँ पे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी क्या है वो पूछा है यहाँ पे, तो क्या होगा, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या थी, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। किडनी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है वो है नेफ्रॉन। यहाँ पे देखो न्यूरॉन भी दे रखा है, ये चीज मैंने जब पढ़ाया था उस टाइम भी समझाया था कि न्यूरॉन और नेफ्रॉन में कंफ्यूज नहीं होना। न्यूरॉन है वो क्या है, नर्व सेल, ठीक है, नर्व सेल है ये एक, और नेफ्रॉन है वो हमारी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किडनी की। तो एक्सक्रीटरी यूनिट हमारे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की क्या हो जाएगी, नेफ्रॉन। क्या हो जाएगी, नेफ्रॉन। किडनी तो क्या है, एक्सक्रीटरी सिस्टम ही है, एक्सक्रीट मेन ऑर्गन ही है एक्सक्रीटरी सिस्टम का हमारा, और उसकी यूनिट पूछी है तो वो हो जाएगी नेफ्रॉन। ईच किडनी हैज लार्ज नंबर ऑफ फिल्ट्रेशन यूनिट कॉल्ड नेफ्रॉन। हर एक किडनी के अंदर बिलियंस ऑफ नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं, ये हमने पूरी डिटेल लेक्चर के अंदर डिस्कस कर रखी है। जिसने वो वीडियो नहीं देखी एक बार जाके देख लेना, अच्छे से पूरा एक्सप्लेनेशन करवा रखा उसने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लांट यूज द एनर्जी स्टोर्ड इन एटीपी टू accomplish द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ। देखो एनर्जी की बात कर रहे हैं यहाँ पे कि एक प्रोसेस जिसमें एनर्जी के एनर्जी उसको ट्रांसफर करना हर एक पार्ट के अंदर। तो हमें पता है भाई वाटर मिनरल्स तो हमें एनर्जी प्रोवाइड करेंगे नहीं, वाटर मिनरल्स है वो एनर्जी प्रोवाइड नहीं करेंगे। ऑक्सीजन है वो भी प्लांट को एनर्जी तो प्रोवाइड नहीं करेगी। यहाँ पे फूड है, फूड पार्टिकल से क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, फूड पार्टिकल से वही एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो ये इसमें फूड तो दे रखा लेकिन साथ में क्या दे दिया, वाटर मिनरल्स। तो ये भी गलत, ये भी गलत, और ये भी गलत। तो जो ऑप्शन बच गया कौन सा, हमारा फूड। तो ये इसका ऑप्शन सही हो जाएगा कि फूड है वो एनर्जी प्रोवाइड करता है। एटीपी स्टोरेज का काम भी कहाँ से करेगा, एटीपी कहाँ से मिलेगी, फूड पार्टिकल से। ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड बाय द phloem is achieved utilizing the energy from ATP। जो ट्रांसलोकेशन प्रोसेस उसके द्वारा फूड पास किया जाएगा और वही जो एटीपी की फॉर्म एनर्जी यूटिलाइजेशन का काम है वो करवाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which among of following necessary to carry out the blood coagulation in a cut or wound। कोई घाव बन गया या कोई कट लग गया हमारी बॉडी के ऊपर, तो उस पे कोगुलेशन होना है, जो ब्लड क्लोटिंग होनी है, कोगुलेशन होना है, ब्लड कोगुलेशन वो किसकी वजह से होता है। तो हमें पता है कि भाई डब्ल्यूबीसी है उनका काम है इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना, ब्लड प्लाज्मा है ये वाटर कंटेंट वगैरह उसको मेंटेन करता है, और जो आरबीसी है वो ऑक्सीजन की सप्लाई में हेल्प करती है। तो बच गया कौन, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स है, ये क्या करेगा, ये हमारी ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, प्लेटलेट्स। जो ऑप्शन नंबर सी है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्लेटलेट्स है वो नेसेसरी है किस लिए, ब्लड क्लोटिंग के लिए, ब्लड कोगुलेशन के लिए। कोई चोट लगी है, कोई घाव बन गया है तो उसमें ब्लीडिंग हो रही है, उसको रोकने के लिए हमें प्लेटलेट्स चाहिए होते हैं। देखो यहाँ पे दे रखे हैं पूरी एक्सप्लेनेशन, प्लेटलेट्स कोगुलेट्स द ब्लड व्हेनेवर देयर इज ए कट और वॉन्ड। जब कोई घाव बन गया, कोई कट लग गया, तो वहां पे प्लेटलेट्स है वो वर्किंग करते हैं, वो जो एक्सेस ब्लीडिंग हो रही है उसको स्टॉप करने का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टरीज एंड वेन्स आर कनेक्टेड बाय नेटवर्क ऑफ एक्सट्रीमली नैरो ट्यूब्स। आर्टरी और वेन्स की बिल्कुल नैरो, बिल्कुल सिकड़ी छोटी छोटी ट्यूब्स की एक नेटवर्क होता है, एक पूरा का पूरा जाल होता है, पूरा का पूरा नेटवर्क होता है आर्टरी और वेन्स का। छोटी छोटी नैरो ट्यूब्स है उनका, तो उन नैरो ट्यूब्स का को क्या बोलते हैं। तो हमारा ऑप्शन दे रखा है पहला सीव ट्यूब्स, ये हमें पता है कि ये तो ह्यूमन में होती नहीं है, तो प्लांट के अंदर होती है, तो ये ऑप्शन गलत। कैपिलरी, कैपिलरी होती है वही क्या होती है, हमारी नैरो ट्यूब्स होती है। वेना क्या है, वो लार्जेस्ट वेन है उसको बोलते हैं। और वॉल्स, ये तो हार्ट के अंदर प्रेजेंट है, ये कोई स्ट्रक्चर नहीं है, तो 4 वॉल्स प्रेजेंट होते हैं हार्ट के अंदर। तो ये भी गलत और ये भी गलत। बच गया क्या, कैपिलरी। कैपिलरी है वो क्या है, एक नेटवर्क है बहुत ज्यादा, जो नैरो ट्यूब्स है उनका, आर्टरी और वेन्स की नैरो ट्यूब्स होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिलरी बोलते हैं। ये देखिए
Blood capillaries are vessels that connect arteries and veins and helpful in blood circulation. Blood circulation में help कर रही है और वेन्स एंड आर्टरीज का पूरा एक नेटवर्क बिल्डअप कर रही है। तो ये आज 15 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट क्लास में और हम एमसीक्यू ही लेकर आएंगे। इस वीडियो को अच्छे से देखना, पहले चैप्टर को रीड करना, उस मतलब पहले पूरा जो टॉपिक्स करवा रखे हैं उनको कवर अप करना, रिवाइज करना, और उसके बाद वीडियो को अच्छे से कवर अप करना। आप फुल एक्सप्लेनेशन दे रखी है इसमें कैसे क्या क्या हो रहा है। ऑप्शंस को सोल्व करके ऑप्शन उससे भी ये मतलब अपना आंसर निकालना सीखो, क्योंकि 15 से आपके एग्जाम में 15 ज्यादा दूर नहीं है। कुछ ही दिन बचे हैं 15 के, तो अच्छे से अपनी प्रैक्टिस जारी रखो। डेली क्लास में हम भी एमसीक्यू जो प्रैक्टिस है वो करवाते रहेंगे। अगर वीडियो कुछ इंफॉर्मेटिव लगी है, हेल्पफुल है आपके लिए, तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना, और जो चैनल पे न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।